देखा कि कोविड से सब लोग प्रताड़ित थे, सब लोग परेशान थे। कॉर्पोरेट लोन जिन्होंने लिए हुए थे, देखिए वो कंपनियां भी परेशान थी। जो पर्सनल लोन और जो लोगों ने टर्म लोन लिए गए थे, देखिए उनको तो 6 महीने के लिए कम से कम सरकार ने कहा कि ठीक है आप अपनी ईएमआई नहीं दीजिए, लेकिन कॉर्पोरेट लोन लेने वाले लोगों के लिए देखिए अब राहत आती हुई। केवी कामत साहब की जो कमेटी है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस पेश करी हैं और उसके ऊपर आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के क्या मायने हैं प्रदीप आपको बताएंगे। प्रदीप बताइए क्या कुछ निकल कर आया है? 26 सेक्टर्स को राहत मिल गई फाइनली? तो इन 26 सेक्टर्स के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो क्लियर है, वो कमेटी ने बता दिए हैं। तो अब जिस भी बैंकर को इन्हें रीस्ट्रक्चर करना है उनको एक तरह से बॉक्सेस पे टिक करते जाना है। आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे। जो सेक्टर्स इसके बाहर हैं उनके लिए बैंकर्स को अपनी दिशा निर्देश बनाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब हमने करीबन 15 दिन पहले गवर्नर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 6 सितंबर तक वो ये रिपोर्ट जारी कर देंगे आरबीआई की तरफ से अपनी रिकमेंडेशंस के और गाइडलाइंस के साथ। 6 तारीख को संडे था तो 7 तारीख को आगे, मतलब जिस तरीके से इस पे काम किया गया है, जिस रफ्तार से काम किया गया है। और एक बात ध्यान में रखिए कि इस कमेटी के एक मेंबर तो भारत से बाहर हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं और ढेरों प्रेजेंटेशंस हुए, सबसे चर्चा करके, सारे स्टेक होल्डर्स से, बैंकर से, रेटिंग एजेंसी से बात करके जिस रफ्तार से काम हो रहा है वो इस बात का हौसला जगाता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन भी इसी रफ्तार से होगा। वित्त मंत्री ने 15 तारीख तक ऐसे भी बैंकर से कहा है कि वो अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो ये जो लिस्ट बनाई गई है, जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं, उसमें साफ तौर पे ये देखने के लिए कहा गया है बैंक्स को कि जिन कंपनीज को आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्या वो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अपना लोन पे कर पाएंगे। तो कैश फ्लो के लिए 3 रेशियोज हैं जो उनको मीट करने हैं और 2 रेशियोज हैं, एक एबिडा से जुड़ा हुआ है और दूसरा डेट से जुड़ा हुआ है, नेटवर्थ से जुड़ा हुआ है, जो अगले 2 साल में इनको मीट करना है तो उसका प्रोजेक्शन किया जाएगा। अब जो कंपनीज रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी इसको मीट करने की स्थिति में नहीं है, जाहिर है कि उनको कहीं से इक्विटी रेस करनी पड़ेगी, कुछ हिस्सेदारी बेचनी होगी, कुछ अपने एसेट्स बेच करके ये सुनिश्चित करना होगा कि फिर आगे दिक्कत ना हो। तो 2-3 बातें जो इस कमेटी की रिपोर्ट की वजह से निकल कर आ रही हैं। बैंकर्स जो काफी इस बात से चिंतित रहते थे कि हम किसी की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो कल हमारी जांच हो जाएगी, अब ये कमेटी की गाइडलाइंस के हिसाब से वो रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, किसी बैंकर को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चूंकि क्राइटेरिया बहुत ही क्लियर है, इसलिए किसी तरह का 2 बैंकों में, 5 बैंकों में जहां कंसोर्शियम है तो मतभेद के मौके कम हो जाएंगे। और तीसरी बात, ये लोन चूंकि बिल्कुल साफ तौर पे पूरी कंडीशन दे दी गई है और 1500 करोड़ से ऊपर का लोन होगा तो वहां पर दरअसल ये कमेटी फिर से इसको वेट करेगी। ध्यान रखिए ये कमेटी अभी जून 2021 तक बनी रहेगी और बड़े लोन्स को ये वेट करती रहेगी। तो ये दोबारा से एनपीए नहीं होंगे, फिर स्लिप नहीं होंगे, तो एवरग्रीनिंग को लेकर के जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। तो ये सारी बातें यहां पर साफ तौर पे होती हुई नजर आ रही है। हेमंत, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जो मुझे जानकारी मिल रही है बैंकर से कि कम से कम 1 या 2 बड़े पीएसयू बैंक्स की जो टीम है जिनको दरअसल इंप्लीमेंट करना है, यानी टॉप लेवल पे नहीं, सीनियर जीएम के लेवल पे, डीएमडीज के लेवल पे, उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। तो आप ये समझिए कि ये लोग बिल्कुल तैयार हैं रिपोर्ट्स पे तुरंत एक्शन लेने के लिए।